Hi guys, a very good evening to you all and I welcome to you all to this session जहाँ पे आज अपन बात करने वाले हैं लीगल रीजनिंग के बारे में एंड अगले 100 दिन में क्या करना चाहिए, राइट? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक, ठीक है, कि अभी का पैटर्न क्या रहा है, हमें करना क्या चाहिए, वो कौन सी गलतियां हैं जो हम जनरली करते रहते हैं एंड हो सकता है कुछ गलतियां हम कर रहे हो बट जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। मे बी हम एनालिसिस में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। मे बी हम सिर्फ मार्क्स देख रहे हैं, रैंक नहीं देख रहे। बहुत छोटी छोटी चीजें जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं मिस्टेक लीगल रीजनिंग के रिस्पेक्ट में, अगर बताया जाए तो। ठीक है, तो इसी सेशन पे अपन पूरी बात करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स पे, इनके अराउंड, राइट। जो भी डिस्कशन रिक्वायर्ड है वो अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि यार पहले तो ना ट्रेंड समझना है। मतलब दिस इज फॉर एवरीवन। जिसने पढ़ना चालू कर दिया है, मे बी 1 महीना हो गया, बट पता नहीं है पढ़ना कैसे, राइट? सिर्फ पढ़ना चालू कर दिया है तो वो होता है ना, रेस में दौड़ने लगे हैं, बस कुछ पता नहीं है कि करना क्या है, जीतने के लिए क्या करना है ये नहीं पता, बस दौड़ रहे हैं। जो होगा तो आगे देखा जाएगा। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, सबसे पहले ये समझो कि ट्रेंड क्या रहा है। ठीक है, तो पिछले पिछले साल का क्लास देखोगे या इवन उसके पहले का देखोगे। अपन पिछले 2-3 साल को कंसिडर करते हैं, उसके बाद ऐसा जरूरत पड़ती नहीं है। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दो पार्ट है लीगल रीजनिंग में, है ना। एक होता है अपना प्रॉपर प्रॉपर थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिस। अभी के लिए अपन थ्योरी पे फोकस करते हैं मेनली, राइट। प्रैक्टिस में या थ्योरी में दो चीजें आती है। एक होता है अपना स्टैटिक लॉ। स्टैटिक लॉ बोले तो कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, कॉन्स्टी, क्राइम, ये अपना स्टैटिक है। इसके अलावा एक आता है सीएल के विच इज नोन एज द करंट लीगल नॉलेज। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, हम सिर्फ एक बार हम पिछला क्लास देख लेते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उससे पहले का भी देख लेते हैं और हम सोच के चलते हैं कि ऐसा ही आएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो अर्लियर a lot of students, स्पेशली 2020 में, राइट, जब फ्लैट हुआ था, जब पहली बार ये पैटर्न ही चेंज कर दिया गया था। तो जैसे पहले फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते थे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ था एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने लगे थे। तब सब ना सीएलके की तरफ चले गए थे कि सिर्फ सीएलके पढ़ेंगे, जो भी सीएलके में आ रहा है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड उस साल ना स्टैटिक में बहुत सारे पैसेजेस आ गए थे। ठीक है, दो एक कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए थे, एक कॉन्स्टी पे आ गया था, एक टॉर्च पे आ गया था, आई थिंक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी से रिलेटेड था। तो अपन को ना सिर्फ एक ही ट्रेंड फॉलो नहीं करना, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द थिंग्स। अब तुम पिछले 2 साल का क्लास देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेनली आया सीएलके के, ठीक है, आया करंट से ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा करंट ही आया, सिर्फ सीएलके ही आया, सिर्फ लॉज आए, सिर्फ बिल्स आए, ऐसा नहीं हुआ है। पूछा गया है आपसे स्टैटिक भी, ठीक है। स्टैटिक में अगर सिंपल एग्जांपल देना, क्रुएलिटी, ठीक है, तो लास्ट एक पैसेज आया था क्रुएलिटी पे क्रिमिनल लॉ में, 498 ए। बट उसको ना एक एक रीसेंट जजमेंट से रिलेट कर दिया गया, जहां पे आई थिंक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, जहां पे उन्होंने बोला था कि इफ अ मैरिड वुमन इज आस्क्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क, तो उसको मेड की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो आप, वो एज अ सर्वेंट काम नहीं कर रही है, ठीक है। एंड दिस वोंट कम अंडर क्रुएलिटी। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था जहां पर आपने जो आया है वो रिसेंट का है, सीएलके का कोई जजमेंट आया है, रिसेंट का कोई जजमेंट आया है, लेकिन ये रिलेटेड किससे है? स्टैटिक से। समझना जरूरी है कि हमारे लिए सीएलके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई बिल आ रहा है, कोई एक्ट आ रहा है, बिल की अगर बात करनी हो अभी रिसेंटली, तो आई थिंक जो दिल्ली सर्विसेज बिल की बात हुई थी, जो ऑर्डिनेंस आया था, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस अगर देखा जाए तो ये स्टैटिक का टॉपिक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे आर्टिकल 123 में जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, 213 जो गवर्नर को पावर दी गई है स्टैटिक का टॉपिक, लेकिन आएगा करंट से रिलेट करके। तो अपन को इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि हम सिर्फ एक तरफ ना बह जाए, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ थ्योरी पे चले गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए सिर्फ सीएलके पे चले गए। दोनों का मिक्स एंड मैच जरूरी है, राइट। ये देखो कि सीएलके में जो आ रहा है ये किस टाइप से रिलेटेड है स्टैटिक से। तो अपन स्टार्टिंग में अपनी थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, अपने जो बेसिक लॉज है वो अपन पढ़ ही रहे हैं, वहां पे अपन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। अगर मुझे उसके टर्म्स आते हैं, अगर मुझे कॉन्सेप्ट हल्का सा आता है, मेरी रीडिंग स्पीड तेज हो जाती है एंड ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन बेटर एक्यूरेसी एज वेल। ठीक है, तो अपन को जो अपन काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे। अभी जैसे आप रिसेंट में देखोगे तो जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था उसके बारे में पता होना चाहिए। लास्ट ईयर सेरोगेसी पे आ गया था। अभी का इवन जो सैंपल पेपर आया था उसमें एक ही पैसेज था
वो सरोगेसी पता, वो लास्ट ईयर का ही था, राइट। तो सीएल के इंपॉर्टेंट है, कोई बिल आया, कोई अमेंडमेंट हुआ है, जरूरी है जानना। बट इसके अलावा हमें ये अपने टॉपिक्स भी करते जाने हैं, अपनी थ्योरी भी करते जाना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अपन एक तरफ ना भाई, अपन थ्योरी भी कर रहे हैं, हमने थ्योरी समझी अच्छे से, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं अगेन, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में अपन एक और डिस्कशन अभी करने वाले हैं, ठीक है। सीएल के भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। नाउ डूइंग द बेसिक्स राइट, व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि यार अपन ना, अगेन भाई, जब अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अभी के पैटर्न में ऐसा नहीं कि आपने बहुत डेप्थ में जाना है, राइट। एक अलग ही डेप्थ में चलेगा कि सर ये क्या बात कर रहे हो आप जो पढ़ा रहे हो वो तो बहुत कम है, ऐसा करता मैं टॉट्स में ना बांगिया में चला जाता हूँ। और ये तो कुछ नहीं सर, मैंने पढ़ा था, मेरे कोई भैया दीदी ने बताया होगा, सीनियर ने, कि विनफील्ड से पढ़ लो। तो सर मैं 6 महीने से ना वही पढ़ूंगा, और विनफील्ड पढ़ोगे ना, मतलब टॉट्स पढ़ोगे विनफील्ड से, तो मजा आ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा, राइट। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ये समझना, राइट। यू हैव टू कवर योर कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज समझो, कोई भी कोई भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको हमेशा एक एज देता है। तो 2 5 10 नंबर का डिफरेंस हमेशा तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। कई बार जैसे जीके में होता है, जीके में मे भी तुम्हारे नंबर ना है मॉक में, लेकिन अगर तुम पढ़ के जा रहे हो ना, कॉन्फिडेंस रहता है। वही जीके नहीं पढ़ के जाओ, सब भगवान भरोसे है, राइट, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो होने लगेगा। तो वहां पर जरूरी है कि यार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, एंड जितने ज्यादा तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ऑब्वियस सी बात है उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ऊपर होगा। प्लस ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, अगर तुम लॉजिकली भी सोचोगे तो भाई आएगा तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ना, अनटिल वो एकदम ही कुछ नया दे दिया हो। एंड अगर एकदम ही कुछ नया आ गया तो जितना तुम परेशान होगे ना, उतना ही दूसरा भी होगा, इस बात का ध्यान रखना। अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये मैटर करता है कि भाई मुझे आना चाहिए, और जो मुझे नहीं आता ना वो दूसरे को भी नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब मुझे तो नहीं आता है, दूसरे को आता है, वहां फंस जाते हैं अपन, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना कि अपन अपने कॉन्सेप्ट्स रेगुलरली करते जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि अपन ने ना, सर आज मैं टॉट्स, अब मैं टॉट्स का रिवीजन करने वाला हूं या मैं क्रिमिनल लॉ का रिवीजन करूंगा, पूरे हफ्ते में सिर्फ क्रिमिनल लॉ का रिवीजन करूंगा। इट शुडंट टेक मोर देन 2 आवर्स, ठीक है। तुमने अगर मैंने आपको पढ़ाया या इवन कई सारी जगहों पे, तो ऐसा कोई आपको 50 60 पेज के नोट्स नहीं दे रहा है, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। हार्डली 10 15 पेज के कॉन्सेप्ट है, 10 15 पेज के नोट्स होंगे, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हें ऑलरेडी आता है ना। तो वहां पे एग्जाम्पल से रिलेट करो, जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वहां पर एग्जाम्पल्स के थ्रू हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना ही तुम्हें समझना है, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो अपने मॉक का। मैं सिर्फ लीगल रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। एनालिसिस में एक जो गड़बड़, एक जो प्रॉब्लम समझ में आई, वो ये थी कि अपन ना लीगल में स्कोर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सर अगर मेरा स्कोर आ रहा है ना 22 23 24, तो मैं बहुत खुश हूं, सर क्या बढ़िया स्कोर है, मजा आ गया एकदम, है ना। प्रॉब्लम क्या हो रही है, तुम्हें स्कोर नहीं देखना है, तुम्हें रैंक देखना है, इस चीज का ध्यान रखो। तो मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए रैंक इंपॉर्टेंट है भाई। मेरा सिलेक्शन रैंक के बेसिस पे होगा, स्कोर के बेसिस पे किसी का नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी अपन एनालिसिस कर रहे हैं, हमेशा जैसे, आई थिंक कुछ दिन पहले सिद्धांत सर ने मैक का मॉक एनालिसिस कॉपी का एक वीडियो लिया था। मॉक एनालिसिस कॉपी में यू हैव टू राइट अ सेक्शनल रैंक, ठीक है, या आप कहीं पर भी पढ़ते हो, डजेंट मैटर। आप जब भी अपना स्कोर लिखो, वहां पे आपको लिखना है आपने कितने अटेम्प्ट थे, कितना करेक्ट है, कितना इनकरेक्ट है। सेक्शनल रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ओवरऑल रैंक मत लिखा करो, सेक्शनल रैंक भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि लीगल में एक बार मेरे अगर 15 नंबर भी आए ना, तो भी वो इतने बढ़िया नंबर थे जिसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत टफ था। ये भी हो सकता है कि मेरे 25 नंबर आए हो, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो नंबर से इक्वेट मत करो, रैंक से करो। खुद को जज करना है रैंक के बेस पर करो, रादर देन ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत छोटी गलती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं,
ठीक है, तो अपनी रैंक देखना, स्कोर नहीं। ठीक है, स्कोर से तुम थोड़ा बहुत खुश हो जाओ, बट अल्टीमेटली रैंक इज समथिंग जो कि ज्यादा काम आएगी। ठीक है, तो एनालिसिस पे काम करो एंड अपनी थ्योरी पढ़ते रहना, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमने जो 4 टॉपिक्स पढ़े ना, इसको कवर करने के लिए मुझे पूरा 1 महीना लग जाएगा, और सर अब तो 3 ही महीने बचे हैं, बताओ क्या करें। shouldn't take more than 2 hours to complete one particular topic। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है ना। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें क्लास में पढ़ाया गया है, तुम्हें समझाया गया है, तुम्हें तुम्हें एग्जाम्पल्स लिखवाए गए हैं, सिर्फ उतना ही करना है। ठीक है, अपन का फोकस रीडिंग पे ज्यादा होना चाहिए। नाउ दिस अगेन। अच्छा, एक चीज और कभी नोटिस करना, अपने पीछे 3 मॉक उठाना। ठीक है, ये भी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है। कहीं अपन उस कैटेगरी में तो नहीं है, और ऐसे चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मे बी हम में से बहुत सारे लोगों की आदत ही ना हो इतनी देर तक पढ़ने की, लगातार पढ़ने की और रीडिंग करने की। एक बार नोटिस करना, कहीं तुम्हारा लीगल का स्कोर सिर्फ इसलिए ज्यादा तो नहीं क्योंकि तुम लीगल सबसे पहले कर रहे हो। बात समझ में आई? कहीं तुम्हारा लीगल का स्कोर सिर्फ इसलिए ज्यादा तो नहीं क्योंकि तुम सबसे पहले कर रहे हो। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं मॉक देने आया, मैं एकदम फ्रेश हूँ, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत पढ़ के आया हूँ, दिमाग एकदम फ्रेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सबसे पहले लीगल उठाया एंड कर लिया। प्रॉब्लम कब आती है? जब मैं अपना तीसरा या चौथा सेक्शन कर रहा होता हूँ, है ना। प्रॉब्लम कब आती है? जब मैंने लीगल कर लिया हो, लीगल के बाद लॉजिक भी कर लिया हो, एंड फिर मान लो मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, तीसरे सेक्शन या चौथा सेक्शन, वहां पे बैंड बज जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा ना फोकस का जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है। राइट, हमारी आदत है पढ़ने की, बट हम हार्डली 1 घंटा पढ़ पाते हैं एक स्ट्रेच में। वहां पर आदत डालनी है आपको अगले 1 महीने 1.5 महीने में, कि आप कम से कम 1.5 से 2 घंटा, ये मिनिमम है, अभी से स्टार्ट करना है इस पे, क्योंकि दिस विल टेक टाइम। 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना भी लग सकता है इसमें, बट तुम्हें आदत डालनी है कि तुम कम से कम 1.5 से 2 घंटा शांति से पढ़ो। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जीके के टाइम तो सर मैं 2 घंटे बैठ जाता हूँ। लीगल, लॉजिक, इंग्लिश, स्पेशली जो रीडिंग सेक्शंस है, वहां पर कम से कम 2 घंटा पढ़ने की आदत तुम्हारी हो जानी चाहिए इन द नेक्स्ट 40-45 डेज। बिकॉज समझो, हो क्या रहा है ना, हम शुरू के आधा घंटा 45 मिनट तो एकदम मजे में रहते हैं, एकदम मक्खन की तरह सब हो जाता है। आखिरी के आधे घंटे में ना रोना आ जाता है। रोना क्यों आता है? क्योंकि सर आदत नहीं है इतना ज्यादा पढ़ने की, इतना ज्यादा और उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, लीगल तो ठीक है, इंटरेस्ट आता है, अपन कर भी लेते हैं। जहां इंग्लिश टफ आ गया या जहां लॉजिक टफ आ गया, तो एक तो सर वैसे ही थक गए, ऊपर से आपने कुछ टफ दे दिया तो बनता ही नहीं है। दिस इज कंप्लीटली योर प्रॉब्लम ऑफ फोकस, कि हमें फोकस तरीके से ज्यादा देर पढ़ने की आदत नहीं है। ठीक है, इस पे काम करो। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट हाँ, इस पे कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना और आगे बढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। तुम ये नहीं सोच सकते कि सर मैं अक्टूबर से स्टार्ट करूंगा, लेट हो जाओगे, फंस जाओगे फालतू में। तो इस बात का ध्यान रहे कि अपन अभी से चालू कर दे। पैसिव रीडिंग क्यों होती है? ये जो मैंने अभी बताया ना, कि कहीं तुम्हारे मार्क्स लीगल में इसलिए ज्यादा तो नहीं क्योंकि सबसे पहले कर रहे हो। पहले सेक्शन में जनरली देखा गया कि पैसिव रीडिंग नहीं होती है। पैसिव रीडिंग जो होती है वो तीसरा चौथा सेक्शन, स्पेशली जो 1 घंटे के बाद आप जो भी कर रहे हो ना, वहां पर पैसिव रीडिंग ज्यादा होती है। पैसिव रीडिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है, कि सर मैंने पैसेज पढ़ा, मैं एकदम स्किम करता हुआ चला गया, पता नहीं क्या एक नया टर्म निकाला है, स्किम करके पूरा पढ़ लिया मैंने। अब इस चक्कर में क्या होगा, तुम कुछ ना कुछ पॉइंट मिस कर दोगे, कोई ना कोई वर्ड मिस कर दोगे, कोई ना कोई टर्म मिस कर दोगे, जिसपे क्वेश्चन दिया होगा और वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। एंड यही चीज क्वेश्चन में भी होता है। पासिव रीडिंग कैसे होती है? तुमने क्वेश्चन के लास्ट लाइन नहीं पढ़ा, तुमने ये नहीं पढ़ा कि तुमसे पूछा क्या गया है। अल्टीमेटली जो इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें आंसर करना है वो ये करना है कि भाई जो पूछा है वो बताओ ना। तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। पैसेज में यू कैन नॉट गो फॉर पैसिव रीडिंग, नहीं हो सकता, उड़ी उड़ी में नहीं पढ़ना है। इसको बोलते हैं ना एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ये नहीं करना है। यू हैव टू। अब इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक तो फोकस तरीके से पढ़ने की आदत डालोगे वो, प्लस पॉइंटर्स बनाने लगो, प्रैक्टिस कर लो। 1-2 हफ्ते में ना आदत हो जाएगी। चाहो तो शुरुआत में तो लिख भी लो, वर्स्ट केस सिनारियो, कि सर मैं बिल्कुल ही ऐसे ध्यान नहीं रख पाता, तो 10 पैसेज 20 पैसेज प्रैक्टिस करोगे ना, उसके पॉइंटर्स बना लो, कि सर इस पैसेज में ना ये 5-6 पॉइंट है जो मुझे लगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करो।
जब तुम सिर्फ पॉइंटर्स ढूंढ रहे होगे ना, तुम्हें पूरी कहानी नहीं समझनी है। रेयरली एक आधा क्वेश्चन होता है जहां पे तुमसे पूछा जाता है कि पूरे जिस्ट क्या है। ऐसा नहीं होता है। तुमने अगर पॉइंटर्स ढूंढ लिया ना, तो भी तुम्हें पता होगा कि यार क्या बोलना चाह रहा है ऑथर है जो वो क्या बोलना चाह रहा है, या इस पर्टिकुलर पैसेज में या इस पर्टिकुलर बिल में क्या बात की जा रही है, ऐसे समझ में आ जाएगा, नहीं फंसोगे। ठीक है। तो अपन को पॉइंटर्स ढूंढना है वाइल रीडिंग द पैसेज रादर देन जस्ट रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग। है ना। तो वहां पे अपन क्या करते हैं, पैसिव रीडिंग के चक्कर में पैसेज में भी गड़बड़ है और क्वेश्चन में भी गड़बड़ कर दी, 5 में से 3 ही आ रहे हैं, यहाँ पे फंस रहे हो। अंडरस्टैंड। अगर तुम्हारा स्कोर लेट से 18 से 22 23 की रेंज में है, इट कैन इजीली गो अप टू 28 29। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड समझना, इस बार ना लीगल रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं है बिकॉज आई टीच लीगल रीजनिंग। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा, तुम्हें पता भी होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 से 120 हो गए हैं। राइट। 150 से 120 हो गए, नंबर ऑफ मार्क्स कम हो गए हैं। नंबर ऑफ मार्क्स कम हो गए मतलब बहुत बड़ा चंक एक पर्टिकुलर रेंज पे होगा नंबर के, जो कि इस बार हो सकता है मे बी 50 to 70 हो, ऐसी काफी हद तक पॉसिबिलिटी है। राइट। तो जब सबके नंबर सेम है, तो तुम मुझे बताओ कि टाई ब्रेकर सेक्शन कौन सा होता है। टाई ब्रेकर सेक्शन सबसे पहले क्या आता है, लीगल। लीगल में अगर तुम्हारे नंबर ज्यादा है ना, तुम देख रहोगे लगातार हो सकता है लाइन से सबके 71.25 हो, 15 20 25 बच्चों के हो। जिसमें लीगल का ज्यादा होगा ना, बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देगा 25 रैंक तो। 25 रैंक में कॉलेज मिलना या नहीं मिलना, या अच्छा कॉलेज या नेक्स्ट कॉलेज, आराम से डिटरमाइन हो जाता है। इसलिए लीगल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं करो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं सिर्फ लीगल पढ़ना है, सारे सेक्शंस करने हैं। बट खुश मत होना जस्ट बिकॉज मेरे 20 21 नंबर आ रहे हैं। एम शुड बी 28 29 भी चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जहां पर अपन ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वहां पे जितने ज्यादा मार्क्स तुम खींच सको खींच लो। फंसना नहीं वहां पर। जीके समथिंग जो कि किसी को भी नहीं पता पहले से कि क्या आने वाला है। लीगल में अगर तुम्हारी रीडिंग अच्छी है, तुमने टॉपिक्स पढ़े हैं, सीएलके वगैरह पढ़ा हुआ है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं फंसने के। इस बात का ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मुझे ना टॉर्च बहुत अच्छा लगता है तो मैंने टॉर्च के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। आप बस बताओ टॉपिक, हर टॉपिक के 10 10 पैसेज कर लिए। ठीक है। यू हैव टू यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। जब मैं डिफरेंट टॉपिक बोल रहा हूँ ना, तो ये चार तो मैं बोल भी दे रहा हूँ, क्राइम, कॉन्स्टी, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। ये तो तुम वैसे ही कर रहे होगे, ये तो माना जाएगा। तुम्हें कहां से करना है, तुम्हें क्या करना है, आईपीआर हो गया, सीएलके एक बहुत बड़ा चंक हो गया। राइट। आईपीआर हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया। वो चीजें जो जनरली फंस जाती हैं एंड प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर रेस जुडिकाटा पे पैसेज आ गया था। क्या होता है रेस जुडिकाटा, कुछ अता पता नहीं है। क्या पता है इस बार रेस सब जुडिस आ जाए, पॉसिबिलिटी है। वी डोंट नो, नो वन नोज। राइट। तो अपन को ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अगर एकदम ही कुछ नया आ गया तो सबके लिए बराबर है। बट कोई ऐसी चीज जो प्रैक्टिस की जा सकती थी, जो पढ़ी जा सकती थी, अपन ने कहीं देखा भी होगा, बट अपन ने प्रैक्टिस नहीं किया, वो गड़बड़ करेगा। राइट। तो कोशिश करो कि अपना जो प्रैक्टिस हो सिर्फ उन टॉपिक से ना हो जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। क्योंकि सर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ही ने तो बोला था कॉन्फिडेंस जरूरी है। कॉन्फिडेंस पूरे सेक्शन पे जरूरी है। पूरे सेक्शन में जो जो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करना है। सिर्फ वो नहीं जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो तो कोई भी कर लेगा। ठीक है। तो जरूरी है कि अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू रीड द मिसलेनियस लॉज अगेन। मिसलेनियस लॉज पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो, सीएलके का ध्यान रखो। ठीक है। सीएलके अगेन काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। कोई रिसेंट जज, कोई लैंडमार्क जजमेंट आया है वो देखो। राइट। इवन हाई कोर्ट की भी। अब इसमें बहुत डेप्थ में मत जाना कि सर मैं तो लाइव लॉ ना रोज 2 घंटे पढ़ता हूँ, आप बस बताओ कौन सा टॉपिक है। इतना नहीं पढ़ना है। बस एक बार नजर मार लो कि भाई क्या आया है, कुछ नया तो नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट तो नहीं लग रहा है, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो जनरली अपने अपन को मिल जाना चाहिए। न्यूज़पेपर का कोई टॉपिक तो नहीं है जो न्यूज़पेपर में अभी चल रहा है, जो अभी न्यूज वगैरह में आ रहा है बट हमसे मिस हो गया है। इस टाइप का कुछ ना हो। राइट। तो अंडरस्टैंड कि यार अपन ने मिसलीनियस लॉज, वो चीजें जहां पर जनरली सब फंसते हैं, वो तुम्हें बहुत अच्छा करना होगा। होता क्या है, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स में कभी कभी लोग फंस जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इन नेचर है। कॉन्स्टी, इन चारों में ना बहुत कम चांसेस होता है आपके फंसने, क्योंकि ये तो तुमने बहुत बार, तुम्हें पढ़ाया गया है, तुमने क्वेश्चंस किए हैं, तुमने सब किया है। फंसने वाली बात होती है इंटरनेशनल लॉ।
अगर कुछ सीपीसी का आ गया, ठीक है, अगर कुछ सीएलटी का आ गया जिसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि सर हम तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, स्टार्ट रीडिंग, रीडिंग इज अ मस्ट, वो तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है वैसे भी, है ना। और अपन इस बात का ध्यान रखें कि अपन करना क्या चाह रहे हैं। अगेन, ट्रेंड, जो पहला पॉइंट डिस्कस किया था, ट्रेंड पता होना चाहिए, एंड मिसलेनियस क्लॉज सीएलके पे फोकस करो, टॉपिक मिस मत करना, ठीक है। टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट, तुम्हें लीगल टर्म्स पता होना चाहिए। जरूरी है कि आप एकदम वोकैब खोल के बैठ गए और रट्टा मारने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बट हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप उनको कोई टर्म दिख रहा है न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम, या लेट्स से मॉक में हमने कोई नया टर्म देखा जिसके बारे में हमें नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल इंजंक्शन हो गया, कोई रिस्ट्रेंट हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, तो अगर ऐसा कोई टर्म दिख रहा है, फटाफट से गूगल कर लो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट टर्म, राइट, फंसो नहीं, ठीक है। सो आई थिंक दैट विल बी इट, एंड कभी भी कोई प्रॉब्लम लगे, जस्ट इफ यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई टू इट। एंड प्लीज यार थोड़ा सा सीरियस हो जाना, क्योंकि अब यहाँ से एक तो 100 दिन बचे हैं, वो तो ठीक है, प्लस यहाँ से फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है, फंसने के चांसेस इन द सेंस कि हमारी स्किल जो हमने डेवलप की थी, याद होगा तुम्हें, लगभग 2-3 महीने पहले ही मैंने एक वीडियो में बोला था कि यू हैव टू रीड टॉपिक्स विच आर कमिंग इन योर मॉक्स, जो मॉक में टॉपिक्स आ रहे हैं उनको थोड़ा रीड करो। अगर तुमने वो किया था, अगर तुम वो सिंसियरली कर रहे थे, तो तुम देखोगे कि अब उसका बहुत अच्छा रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला है, टॉपिक्स रिपीट होने लगते हैं। सो इफ यू हैव रेड अराउंड 100 टॉपिक्स, जो कि आराम से हो जाते हैं, कई सारे तो रिपीट होते रहते हैं, राइट, अगर तुमने 100 टॉपिक पढ़ लिया है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा, तुम्हें पता है कि यार मुझे इतना तो आता है कि भाई बाकी से आगे हूं मैं, ठीक है। और अगर कुछ एकदम नया आ गया तो फिर देखा जाएगा, सबके लिए बराबर सी प्रॉब्लम है वो, राइट। अंडरस्टैंड, जितने ज्यादा टॉपिक्स करोगे उतना बेटर हो जाएगा, अपना एनालिसिस सही से करना, ठीक है। सो दैट विल बी इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, बाय बाय।